संस्कृतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। तो हम आज अपनी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो हमारी क्लास पिछली बार ऐसा तय हुआ था कि बहुत अच्छे से हो नहीं पाई थी, तो हम फिर से उसी पाठ को लेने वाले हैं। साथ ही हमने पिछली 3 कक्षाओं में जो तत्, एतत् और किम इत्यादि सर्वनाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में लिए थे, आज हम उसकी थोड़ी सी छोटी सी पुनरावृत्ति करके आगे बढ़ेंगे। तो अब हम स्क्रीन पर नहीं जा रहे हैं, हमको लाइव में जब कुछ बोलना होगा। तो मैं यहाँ बैठे बैठे देख रही थी, कुछ वस्तुएं मुझे मिल गई, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो मैंने इकट्ठी कर ली है ना। तो मैं यहाँ पर आपको वो दिखा रही हूँ, पहले आप लोग देख लीजिए, फिर आपको वाक्य बनाना है ना। जब पुस्तक है तो वो नपुंसकलिंग होती है, पुस्तकम। पर अगर ग्रंथ है कोई तो उसको कहते हैं ग्रंथः, पुल्लिंग होता है। ग्रंथः। बालकः, श्रीकृष्णः, एषः श्रीकृष्णः, एषः बालकः, एषः ग्रंथः, एषः चषकः। पास में है तो हम एषः कह के पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। अभी 4 ही चीजें हम लेते हैं और मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आपको जवाब देना है। कौन देगा जवाब? हाँ, माणिकताई, आप अनम्यूट हो जाइए। कह बालकः, एषः बालकः, कह ग्रंथः, एषः ग्रन्थः, एषः कः, एषः श्रीकृष्णः, एषः कः। एषः चषकः, अब दूर चला गया। कह चषकः, सा चषकः, सः, कह सः चषकः, सः सः चषकः। चषकः, कह ग्रंथः, सः ग्रन्थः, कह कृष्णः, सः कृष्णः, सः सः कः, बालकः, सः सः बालकः। बालकः। बहुशोभनम। तो ये हमारी पुल्लिंग की प्रैक्टिस थी। अब हम स्त्रीलिंग पे आते हैं। एषा बालिका, एषा बालिका, एषा माला, एषा लेखनी, एषा पुस्तिका, एषा पुस्तिका, एषा मंजूषा, मंजूषा इत्युक्ते बॉक्स, एषा मंजूषा। इदानीं हम प्रश्नानि पृच्छामि। हाँ, सुरेखा जी। एषा का, एषा माला, एषा का, एषा माला, एषा का एषा लेखनी, एषा लेखनी, लेखनी। बहुशोभनम। का मंजूषा, एषा मंजूषा, एषा मंजूषा। का बालिका, एषा बालिका, एषा बालिका। एषा का एषा पुस्तिका, पुस्तिका। बहुशोभनम। एषा पुस्तिका। एषः कः, एषः शिवः, एषः शिवः। बहुशोभनम। एषः शिवः। एषा का, एषा माँ दुर्गा, एषा माँ दुर्गा, दुर्गा। बहुशोभनम। अब दूर जा रही हैं ये चीजें, तो बताइए। का दुर्गा, सा दुर्गा, सा दुर्गा। का बाला, सा बाला, सा बाला। सा बाला, का सा का, सा 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 मंजूषा, मंजूषा, सा मंजूषा। का माला, दूरे सा अस्ति। माला, सा माला। का सा माला माला, समीपे अस्ति। सा का माला, माला,
एषा माला एषा एषा माला, माला एषा घटी, का घटी, एषा सा घटी। एषा घटी हाँ, एषा यदि दूरे घटी अस्ति तर्हि सा घटी, समीपे अस्ति तर्हि घटी। एषा घटी अभी हाँ, अभी हम लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रयोग किए। अब हम नपुंसकलिंग की भी यहाँ पे कुछ चीजें रखी हैं, उनका प्रयोग करेंगे। कौन करेगा? वैभव करोगे बेटा? यस मैम हाँ, देखो, करवस्त्रम नपुंसकलिंगम, एतत् करवस्त्रम, एतत् औषधम, एतत् कंकणम, एतत् अंगुलीयकम, एतत् अंगुलीयकम, एतत् समाचारपत्रम, एतत् पुस्तकम। इदानीं अहं प्रश्नानि पृच्छामि, वैभवः उत्तरं दास्यति। वैभव वदतु, एतत् किम्? एतत् करवस्त्रम् बहु शोभनम्। एतत् किम्? एतत् अङ्गुलीयकम् अंगुलीयकम्। एतत् किम्? एतत् कङ्कणम् कंकणम्। किम् औषधम्? तत् औषधम् किं समाचारपत्रम्? एतत् समाचारपत्रम् एतत् किम्? एतत् पुस्तकम् पुस्तकम्। और यही चीज, सारी वस्तुएं जब दूर हो जाएंगी, अभी तो अब दूर नहीं दिखा सकते, मैं केवल अपना हाथ दूर कर रही हूँ, है ना, तो वो तत् हो जाती है ना। तो किम पुस्तकम? तत् पुस्तकम् तत् पुस्तकम। किम समाचार पत्रम? तत् समाचारपत्रम् एतत् किम? तत् करवस्त्रम् तत्, हाँ, तत् किम? तत् करवस्त्रम। एतत् किम? एतत् करवस्त्रम् अब पास और दूर। एतत् किम? एतत् औषधम् किम औषधम? एतत् औषधम् किम औषधम? तत् औषधम् तत् औषधम। एतत् किम? एतत् अङ्गुलीयकम् किम अंगुलीयकम? एतत् अङ्गुलीयकम् किम अंगुलीयकम? तत् अङ्गुलीयकम् तत् अंगुलीयकम। बहु शोभनम, बहुत अच्छे से किया बच्चे आपने, है ना। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पर केवल एक वचन के ही वाक्य बना पाए थे। इसी तरह हम द्विवचन और बहुवचन के वाक्य आगे की कक्षाओं में बनाएंगे। उसके लिए हमको चित्र लाने पड़ेंगे, क्योंकि इन चीजों को बहुत सारा दिखाना इतनी सी स्क्रीन पे संभव नहीं है, वो चित्रों के माध्यम से ही हम दिखा पाएंगे। तो आज हमने केवल एक वचन की बातें की, तत्, किम और एतत् सर्वनाम के विषय में। अगली कक्षाओं में हम बहुवचन के बहुत सारे चित्र लेके आएंगे, तब हम बहुवचन की और द्विवचन की बातें करेंगे। अब आज का हमारा जो मुख्य विषय है, अभ्यास 4 के अनुवाद करना। तो आइए हम चलते हैं, उस पाठ को हम पीडीएफ को शेयर करते हैं। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन सबको दिखाई पड़ रही है? चलिए, हमारे प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 4 का दूसरा भाग है ना, जिसको हम अब लेसन के हिसाब से अगर देखें तो वो लेसन 9 है, हमारा 9वां पाठ। इस 9वें पाठ में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, और उसकी एक छोटी सी पुनरावृत्ति करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 20 नए शब्द पढ़े, और उन 20 नए शब्दों के कारण हमारे जो शब्दकोश में 20 की वृद्धि हो गई, और 80 शब्द हमको याद हो गए हैं। 6वां नियम हम आज पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ ही क्रू करना और अस होना, ये 2 धातुएं हमको यहाँ पर पढ़ाई गई हैं इस अभ्यास में। क्यों अलग से पढ़ाई? हम पठति पठता पढ़ चुके, हम गच्छति गच्छता पढ़ चुके, फिर क्रू और अस क्यों पढ़ाई? तो उसका ये कारण है कि क्रू और अस धातु भुआदिगण की नहीं है, ये दोनों धातुएं
ये अलग गणों की है। कृ धातु तनादि गण की है, अस धातु अदादि गण की है। हमको दूसरे गण पढ़ने नहीं है प्रारंभिक स्तर पर जब हम वाक्य बनाते हैं तो करना और होना, ये इन दो बातों का हमको बार बार प्रयोग करना होता है। इसलिए इन दो धातुओं के रूप हम केवल याद कर लें। इसलिए इस पाठ का एक बिंदु कृ और अस धातु है। फिर बहुत सारे इसमें अव्यय हैं, है ना। इत्थम, तथा, यथा, कथम, कैस, अपि, न, च, एव। और आपने यदि लेसन 8 अच्छे से पढ़ा है तो इसके ऊपर वहां पर बहुत विस्तार से समझाया है। मैंने नहीं देखा है तो आप लोग कक्षा के बाद भी इसको देख सकते हैं। फिर आज का मुख्य बिंदु है 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं, और वो यहाँ पर केवल पुल्लिंग में है, पर हमको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भी काम पड़ता है। इसलिए मैंने पढ़ाते समय इन दोनों मतलब बाकी के शेष जो लिंग यहाँ पर संक्षिप्तता के कारण नहीं पढ़ाए गए हैं उन पे भी चर्चा की है, और हम आज चर्चा करेंगे भी। ऊपर आई बटन पर भी इससे संबंधित लगे हुए वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये हमारे सामने कृ धातु के रूप लिखे हुए हैं, धातु रूप। तो आप लोग सब म्यूट हो जाइए और सब इसको मेरे साथ 3-3 बार पढ़िए। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ। यहाँ अ है, ये ध्यान में रखना है, हलंत नहीं है। करोषि कुरुथः कुरुथ, करोषि कुरुथः कुरुथ, और करोमि कुर्वः कुर्मः, करोमि कुर्वः कुर्मः, करोमि कुर्वः कुर्मः। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरी धातु पर जो अदादि गण की है ना। कृ धातु तनादि गण की थी, तनोति उसका रूप चलता है, वैसे करोति चल रहा है। ये अदादि गण की धातु है। अद धातु चलती अति अत्तः, तो यहाँ पर अस्तिस्तः उसकी तरह चल रही है, क्योंकि जैसे पठति वैसे असति नहीं है, अस्ति, वो अ यहाँ पर नहीं आया है। तो चलिए इसको भी आप लोग मेरे साथ बोलिए। अस्तिस्तः सन्ति, अस्तिस्तः सन्ति, अस्तिस्तः सन्ति, असिस्थः स्थ, असिस्थः स्थ, असिस्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः, है ना। और इसका प्रयोग कैसा होगा? वही पठति पठतः पठन्ति की तरह। अगर अहम आवाम वयम है तो ये नीचे की लाइन अस्मि स्वः स्मः, अहम अस्मि आवाम स्वः वयम स्मः। यदि त्वम युवाम यूयम है तो असि स्थः स्थ, त्वम असि युवाम स्थः यूयम स्थ। और अगर इन दोनों को छोड़कर कोई सा भी करता है तो अस्ति स्तः सन्ति, रामः अस्ति, सीता अस्ति, सः अस्ति, एषः अस्ति, तत् अस्ति, सा अस्ति, भवान अस्ति, भवती अस्ति, ते सन्ति, बालकाः सन्ति, छात्राः सन्ति, तानि सन्ति, ताः सन्ति, भवत्यः सन्ति, भवन्तः सन्ति। एक्स वाई जेड कोई भी अस्मत् और युष्मत् को छोड़कर होगा तो उसके साथ ये अस्ति स्तः सन्ति का ही प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेनी है, क्योंकि ये बात केवल लट लकार की नहीं है। हम आगे जितने भी लकार पढ़ेंगे उन सब में भी यही स्थितियां होंगी। ऊपर आई बटन पर लट लकार से संबंधित वीडियो लगा रही हूं, उसे आप अवश्य देखें और अवधारणा को भली भांति समझें। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमने कारक पढ़े। कारक से संबंधित भी मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो बाद में देख लीजिए। यहाँ आई बटन पर लगा हुआ है ताकि आपको पता चले कि किस कारक का क्या अर्थ होता है और उस कारक का प्रयोग किस विभक्ति में होता है और कौन सा चिन्ह देखने पर हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो आइए यहाँ पर केवल आप मेरे साथ ये कारकों के चिन्ह बोलिए। चलिए, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, या ने भी होता है करण का चिन्ह जब कर्मवाच्य के वाक्य होते हैं तब, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध
का के की अधिकरण में पे पर और संबोधन हे आए अरे भो। तो अभी हम आगे आगे जब विभक्तियां पढ़ेंगे तब हमको प्रश्न आता है कि ये यहाँ पर ने लिखा है, हम कौन सी विभक्ति लगाए, यहाँ को लिखा है, हम कौन सी विभक्ति लगाए, के द्वारा लिखा है, के लिए लिखा है, से लिखा है, में लिखा है। तो उसकी ये चाबी है, उसकी ये कुंजी है। क्षम्यता। अगर आपको ने दिख रहा है या ने नहीं भी दिख रहा है, अंडरस्टूड है ने, तो आप वो करता है, और अगर वो करता है तो आप उसमें प्रथमा लगाइए। अगर को दिख रहा है, वह फल को खाता है, तो यहाँ पर वो कर्म है, वो द्वितीया है, और आप वहां द्वितीया विभक्ति लगाइए, फलम खादती। हिंदी में कभी कभी कर्म का प्रयोग नहीं होता, वह फल को खाता है ऐसा नहीं लिखते, हम कहते हैं वह फल खाता है, वह चित्र देखता है। तो वहां अंडरस्टूड है को, क्योंकि वो कर्ता का अभीष्ट है, माने अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है उसको कर्म कहते हैं, और उसमें द्वितीया लगती है। तो फल है तो हम फलम लिख दें, चित्र है तो हम चित्रम लिख दें, ग्रंथ है तो हम ग्रंथम लिख दें, सीता है तो हम सीताम लिख दें, राम है तो हम रामम लिख दें। रामम पश्यति, सीताम पश्यति, चित्रम पश्यति, ग्रंथम पश्यति, चषकम पश्यति। तृतीया है के द्वारा। अब के द्वारा के लिए से इस वाक्य का, इस चिन्ह का भी प्रयोग होता है, वह यान से जाता है, तो यानेन गच्छति, है ना। वो हाथ से लिखता है, हस्तेन लिखति। हम अभी तृतीया पढ़ेंगे तब हम ये सारे प्रयोग करेंगे, पर जहां के द्वारा इस अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो, करण का प्रयोग हो, तो वहां पर हम तृतीया लगा दें। हस्त है, हस्तेन लिखति, है ना। मुख है, मुखेन खादति। यान है, यानेन गच्छति। अब संप्रदान के लिए, राम के लिए है, यह फल राम के लिए है, तो एतत् फलम रामाय अस्ति, हम वहां चतुर्थी लगा दें। अगर अलग होने के अर्थ में अपादान है, मतलब अपादान जो है वो उसका चिन्ह भी से होता है, जो करण है उसका चिन्ह भी से होता है ना। जब करण के द्वारा के अर्थ में होता है, वह हाथ से लिखता है, वह यान से जाता है, तो संयोग होता है। और जब अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है तब वियोग होता है, वह यान से गिरता है, अलग हो गया। पत्ता वृक्ष से गिरता है, अलग हो गया। वह घर से जाता है विद्यालय, घर से वो अलग हो गया। तो जब अलग होने के अर्थ में या वियोग के अर्थ में जब से लगा होगा तो वहां पंचमी लगेगी, और जब संयोग के अर्थ में से लगा होगा तो वहां तृतीया लगेगी। ये भी हमको ध्यान में रखना। अभी हम जब एक एक विभक्तियां पढ़ते जाएंगे तो इन सब बातों को डिटेल में भी जानेंगे। फिर है संबंध, है ना। संबंध के विषय में मैंने आपको बताया कि संबंध कारक नहीं है, पर संबंध नाम की जो विभक्ति है उसका हमें जगह जगह प्रयोग करना पड़ता है। का के की, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम युष्मित शब्द में हमको षष्ठी लगानी पड़ेगी, तव नाम किम। अगर हम भवान शब्द में आपका नाम क्या है ऐसा पूछना होगा तो हमको भवत शब्द में षष्ठी लगानी पड़ेगी, भवतः नाम किम। पर अभी हमने पढ़ी नहीं है, आप टेंशन मत करो, हम पढ़ेंगे तब इस बात को समझेंगे। अभी मैं केवल आपको एक कल्पना दे रही हूं कि इन कारकों का, इन चिन्हों का, इन विभक्तियों का वाक्य में प्रयोग करते समय कैसे इसको काम में लेते। अधिकरण सप्तमी, सप्तमी माने में और सप्तमी माने पर, माने इंग्लिश में जो इन और ऑन है दोनों के लिए सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे ये देखिए, ये अंगुलीयकम है, ये मेरे हाथ पर है, तब भी मैं सप्तमी लगाऊंगी, और ये मेरी मुट्ठी में है तो भी मैं सप्तमी लगाऊंगी। अभी आपने संबोधन पढ़ा, अधिकरण पढ़ा नहीं है, पर सुन लीजिए। हस्तः हस्ते, अंगुलीयकम हस्ते अस्ति, हाथ पर है, और अंगुलीयक मुट्ठी में है, तो में लगा है तो भी हम सप्तमी लगाएंगे। अंगुलीयकम मुष्टिकायाम अस्ति, चषकः अस्ति, चषक में जल है तो चषक में सप्तमी लगाएंगे, और हमारा वाक्य बनेगा चषके जलम अस्ति। अभी आप लोग परेशान मत हो, मैं केवल आपको इसका परिचय करा रही हूं। अभी ये हमने पढ़ा नहीं है, अधिकरण संबंध कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक परिचय जान लें और आगे बढ़े।
तो ये इस तरह से हमको कारक का जो कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। विभक्तियों का कारक से क्या संबंध है और कारक के चिन्हों से विभक्तियों का क्या संबंध है, ये अगर हमारे दिमाग में क्लियर होगा तो वाक्य रचना करते समय हम फटाफट शब्द में विभक्ति लगाकर और उसका अनुवाद कर सकेंगे। अब शब्द में विभक्ति लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें सारे शब्द रूप याद होने चाहिए। तो हमारा जो एक एक पाठ आगे आगे चलेगा उसमें आपको बताया जाएगा कि अब राम के रूप याद कर लें, अब गृह के रूप याद कर लें, अब लता के रूप याद कर लें, अब मुनि के रूप याद कर लें। और वो जो याद करने को कहा जाएगा उसके लिए फिर आपको 1 सप्ताह का समय मिल रहा है, क्योंकि हम 1 सप्ताह में एक ही पाठ पढ़ रहे हैं। तो उस पूरे सप्ताह में अगर आप उन रूपों को भली भांति याद कर लेंगे तो फिर अनुवाद करना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो बिना रटे शब्द रूपों को समझकर कैसे याद करना है, उसकी ट्रिक्स, उसकी युक्तियों से संबंधित मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। यहाँ पर मैं भूमिका का वीडियो लगा रही हूँ, शब्द रूपों की को याद करने की भूमिका का, उसे देखें और आगे के भी सारे वीडियोस को देखकर आप शब्द रूपों को समझकर बिना रटे भली भांति याद कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं इसी पुस्तक पे। यहाँ पर एक 6वां नियम हमको बताया था जो बड़ा सरल सा था, और उसमें ये कहा था कि च जो है, संस्कृत में च मतलब और, इंग्लिश का एंड, उसका प्रयोग जो भी शब्द है संबंधित उनके बीच में नहीं होता, बाद में होता है। और ये कहा गया कि फलम पुष्पम च, फलम च पुष्पम अशुद्ध है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। मैंने वहां भी वीडियो बनाते समय भी कहा था कि ये अशुद्ध नहीं है, ऐसा प्रयोग भी किया जा सकता है। पर परंपरा ऐसी है कि संस्कृत की जो का जो प्रवाह है, उस प्रवाह के अंतर्गत फलम पुष्पम च ऐसे लिखा जाता है, फलम च पुष्पम नहीं लिखा जाता। जैसे यहाँ पर अगर 2 शब्द हैं तो फलम पुष्पम च, अगर 4 शब्द के बाद हमको और लगाना है तो हम भरत के बाद नहीं लगाएंगे, हम शत्रुघ्न के बाद लगाएंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च धर्म अर्थ काम मोक्ष च। ये प्रवाह है संस्कृत का। एक प्रश्न चंद्रशेखर जी ने किया था, एक उन्होंने मुझे श्लोक भेजा था और ये बोला था कि यहाँ तो च बीच में लगा है। उसका उत्तर मैंने लिख के भेजा था, पर मैं फिर से बता रही हूँ कि संस्कृत एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है कि स्थान परिवर्तन करने पर कभी भी अर्थ परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि शब्दों के साथ और क्रियाओं के साथ उनकी विभक्तियां जुड़ी होती हैं। जब हम शब्द उठाते हैं तो विभक्ति भी उसके साथ चली जाती है। इसलिए संस्कृत में पूरी छूट है, आप कहीं भी कोई सा भी शब्द लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं माना जाता, बल्कि कभी कभी तो अलंकृत करने की दृष्टि से बड़े बड़े कवि क्रिया को पहले ले लेते हैं। आसी शूद्र को नाम राजा, बाणभट्ट लिखते हैं, तस्य विदिशा विधाना राजधानिया, आसीत शूद्र को नाम राजा। वो आसीत को सबसे पहले ले रहे हैं कि शूद्रक नाम के राजा थे, वो कह रहे थे राजा एक शूद्रक नाम के। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी छूट है, आप कोई सा भी शब्द कहीं भी लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। पर ये वाला काम हम कब करेंगे? जब हम व्युत्पन्न हो जाएंगे, हमको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। दूसरी बात कि जब श्लोक रचते हैं तो श्लोक में बहुत सारी मात्राओं की गणना होती है, तो उन गणनाओं के आधार पर जब हम यति गति और मात्रा और वर्ण का ध्यान रख के छंदों की रचना करते हैं तो वहां पर बिल्कुल जिस जगह जो अक्षर आना चाहिए, माने जितनी मात्रा का अक्षर आना चाहिए वो रखना होता है। बहुत कठिन काम होता है। ऐसी स्थिति में भी जो कवि हैं वो शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं, और यही कारण है कि जब हम श्लोकों का अर्थ करते हैं तो हमें शब्दों को गद्य के क्रम में जमाना पड़ता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अन्वय। जैसे हम कह रहे हैं विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। अब विद्या ददाति विनयम ये श्लोक है, मैंने सरल सा श्लोक इसलिए उठाया कि आपको अर्थ समझ में आएगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या देती है विनय को, ऐसा अर्थ निकला। पर हिंदी में हम ऐसा नहीं लिखते हैं, तो हम पहले इसको व्यवस्थित जमाते हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को देती। चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारी पुस्तक के क्रियात्मक वाले भाग पर।
और हाँ, यदि आपको इस वीडियो में पढ़ाई गई अवधारणाएं अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करने में कंजूसी मत कीजिए। जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। तो ये अभ्यास 4 का क्रियात्मक वाला भाग है, जिसमें कुछ अनुवाद करके उन्होंने रखे हुए हैं। देखिए, अत्र एकः बालकः अस्ति, यहाँ एक बालक है। देखिए, हमारी जो जो पाठ बिंदु है, उस पाठ बिंदु में संख्या है, तो यहाँ लाइन से 9 से लेकर 10 तक की संख्याओं का यहाँ पर प्रयोग किया है। देखिए, है ना, 10 लाइन तो उसी की है। अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः, अत्र त्रयः नृपाः सन्ति, अत्र चत्वारः ग्रामाः, पंच पुस्तकानि, षट् पुष्पाणि, सप्त बालिकाः, अष्ट गृहाणि और नव विद्यालयाः और 10 पाठशालाः। ये 1 से लेकर 10 तक की गिनती है। उसके बाद अस्ति, अस धातु और कृ धातु 2 का हमको प्रयोग करना है। यहाँ पर कृ धातु का प्रयोग करके उन्होंने बताया है, सह किम करोति, वह क्या करता है, सह पठति, वह पढ़ता है। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो या तुम क्या कर रहे हो, अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन कर रहा हूं। अब देखो, यहाँ पर करोति, करोषि, करोमि, कृ धातु के तीनों पुरुषों का यहाँ पर प्रयोग कर लिया। और ये जो अभी अव्यय आपको 4 पाठ तक पढ़ाए हैं, उनका देखिए यहाँ पर प्रयोग है, सह पठति, सह अपि पठति, सह अत्र पठति, सह अपि अत्र एव पठति। तो ये जो जितने भी क्या बोलते हैं अव्यय हैं, इनको प्रयोग करने के लिए आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अव्यय एक ऐसे शब्द हैं, पद हैं, जिनके कभी रूप भी नहीं चलते। मतलब आपको अत्रेण, अत्राभ्याम, अत्रम, एवं, अपि, अप्यः ऐसा कुछ नहीं करना है। वो जिस रूप में है वो सिद्ध है, उनको वैसा का वैसा हमको यूज कर लेना है, उसका प्रयोग कर लेना है। अभी हमारी मीट का समय समाप्त हो गया है। इस अभ्यास 4 की आंसर की अर्थात उत्तरों वाला वीडियो लेसन 9 मैं यहाँ आई बटन पर ऊपर लगा रही हूँ। आप उस वीडियो को देखकर अपने उत्तरों की जांच करें। आज के लिए बस इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।